अब हम सेक्शन नंबर 26 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमको डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। अब जो हमारी पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसमें सेक्शन नंबर 32 जो था हमारा, वो इस कॉन्सेप्ट से डील करता था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 26 से लेके 33 तक जो भी सेक्शंस हैं उनके बारे में हमारा जो पुराना एविडेंस एक्ट है वहां पे सेक्शन नंबर 32 से लेके 39 तक सेम बात होती थी। ओके, और 26 पे हम आते हैं। इसको एक बार हम रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज बिकम incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to court to be unreasonable, are themselves fact in issue or relevant facts in the following cases. तो यहाँ पे हमको कुछ केसेस गिवन है, फर्स्ट क्लॉज से लेके 8 क्लॉज तक। यहाँ पे कुछ केसेस हमको गिवन है जहां पे हम देखेंगे कि एक ऐसा पर्सन स्टेटमेंट कर रहा है जो कि डेड हो चुका है, या फिर जो पर्सन कोर्ट में नहीं आ पा रहा है एक इलनेस की वजह से या फिर कोई सर्कमस्टांस है उनकी वजह से। तो ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स को आप क्लॉज 1 से लेके 8 में रिलेवेंट मान रहे हो और इनको कोर्ट में आने की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, क्लॉज 1 में बात करी गई है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन जो है वो अपने डेथ के कॉज के बारे में किसी दूसरे पर्सन को बताता है, तो यहाँ पे जो ये पर्सन है जो कि बाद में जाके मर जाता है, इसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट बताई गई है क्लॉज 1 में। इसको एक बार रीड करते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी एक पर्सन जो है वो अपनी डेथ के कॉज के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, अब मौके पे सी पहुंचता है, ए सी को बोलता है कि बी ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, एंड ये बात बोल के ए की डेथ हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो भी ए ने सी को बोला है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा, एंड आगे जाके जो हमारा सी है एक कोर्ट में टेस्टिमनी दे सकता है कि हाँ, ए ने मेरे को मरने से पहले ये बात बोली थी कि बी ने उसका एक्सीडेंट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। और एज टू एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death. यानी ये चीज जरूरी नहीं है कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसको इस चीज का अंदाजा हो कि आगे जाके उसकी डेथ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को बोलता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ सी के घर पे। अब यहाँ पे ए जो है उसको पता भी नहीं था कि सी के घर जब वो जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है वहां पे। ओके, इसने यहाँ पे सिर्फ बी को ये बोला है कि मैं सी के घर पे जा रहा हूँ। अब होता क्या है कि ए जब जाता है सी के घर में तब उसका वहां पे मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे ए जो है, जो उसने स्टेटमेंट दी थी बी को, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, बिकॉज मरने से पहले उसने बी को ये चीज बताई थी कि मैं सी के घर में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो कॉज ऑफ डेथ है वो यही है कि वो सी के घर में गया एंड उसकी वहां पे डेथ हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने जो बी को स्टेटमेंट दी है वो डाइंग डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे ए वाज एक्चुअली नॉट एंटिसिपेटिंग हिज डेथ, उसको पता भी नहीं था उसकी डेथ होने वाली है। अब ये एंटिसिपेशन ऑफ डेथ के बारे में यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज जो यूके है, इंग्लैंड है, वहां पे आप देखोगे कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन है वो तभी वैलिड होगी जब दैट पर्सन इज एक्चुअली इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज डेथ। यानी जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था उसको पता था कि उसकी डेथ होने वाली है, और उस मोमेंट में अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट दी है तो हम बोल सकते हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन तब होगी। लेकिन अगर उसका एंटिसिपेशन ऑफ डेथ नहीं था, उसको नहीं पता था कि वो मरने वाला है, फिर भी उसने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो ऐसी स्टेटमेंट को आप डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानोगे इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया में ये रूल नहीं है। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी क्लॉज 1 में। अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। इसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करी गई है। इसे बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ये अपनी डायरी को मेंटेन करता था। ओके, अब इसकी डायरी में चीज रोज लिखता था कि आज मैं किससे मिला, वो हर चीज लिखता था अपनी डायरी में। सपोज उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि आज मैं सी से मिला था। ओके, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ए जो है इसकी डेथ हो जाती है।
अब यहाँ पे जो भी इसने डायरी में लिखा था, जो डायरी ये रोज मेंटेन करता था, उसमें इसने लिखा था कि आज मैं सी से मिला था। तो इस डायरी को आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब एक की जो डेथ हो जाती है, लेकिन आगे जाके जो उसकी डायरी है, इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो एंड इससे आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि हाँ, मर्डर से जस्ट पहले ए और सी की मुलाकात हुई थी। अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ये अपनी डायरी को मेंटेन करता था। उस डायरी में इसने एडमिशन कर लिया है कि हाँ, मैं बी को 10 लाख रुपए ओ करता हूँ। मैं रोज की डायरी में उसने ये चीज मेंशन कर दी। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट मेक कर रहा है, ये ए के पेक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऑब्वियसली अगर ये चीज लिखी है और आगे जाके प्रूफ हो जाता है, तो वो ए को बी को 10 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। तो जो ए का पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट उसने अपनी डायरी में लिखी है। अब आगे जाके ए की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो उसने डायरी में स्टेटमेंट लिखी है, अपने खिलाफ ही उसने जो स्टेटमेंट डायरी में लिखी है, इसको आप आगे जाके एज अ पीस ऑफ एविडेंस ए के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। तो जो डायरी वाला फैक्ट है, ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। ओके, अब क्लॉज 4 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कस्टम और पब्लिक राइट के बारे में बात करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सरपंच था जिसने 1600 यानी आज से 450 साल पहले इसने एक चीज बोली थी कि जो भी गांव के कुएं हैं, ये पब्लिक राइट है, इनमें पब्लिक का अधिकार है। ओके, अब आके जाके सपोज 2000 में एक केस स्टार्ट होता है जहां पे ए बोलता है कि जो कुआं है, ए नहीं सॉरी कुछ और नाम रखते हैं इसका, डी एक पर्सन है, ये बोलता है कि जो कुआं है इसके ऊपर पब्लिक राइट नहीं है, बल्कि ये मेरा खुद का कुआं है, ये मेरा खुद का वेल है। अब यहाँ पे ए की जो स्टेटमेंट थी, जो गांव का सरपंच है 1600 एडी में जो सरपंच था, उसकी जो स्टेटमेंट है वो आप क्लॉज 4 में रिलेवेंट मान सकते हो। अब ऑब्वियसली वो सरपंच तो मर चुका है, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट मेक करी थी उस टाइम पे, वो आप अब यूज कर सकते हो डी के केस में। तो यहाँ पे जो विलेजर्स हैं, वो ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि जो सरपंच थे उस टाइम के, उन्होंने ये चीज एडमिट करी थी कि जो कुआं है इसके ऊपर पब्लिक राइट है। ओके, और क्लॉज 4 में ये रिलेवेंट माना जाएगा। अब क्लॉज 5 पे हम आते हैं। यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी और सी जो है वो हस्बैंड और वाइफ थे। ओके, अब इनको डाइवोर्स चाहिए। अब जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, इस दौरान हस्बैंड जो है बी, ये बोलता है कोर्ट में कि मेरी शादी तो कभी सी से हुई ही नहीं थी। तो यहाँ पे डाइवोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज शादी ही हमारी हुई ही नहीं थी। ओके, अब यहाँ पे एक सर्वेंट है जो कि बी और सी के घर में काम करता था। इन्हें अपनी डायरी में लिखा था कि जो बी और सी हैं, ये हस्बैंड और वाइफ हैं। ओके, अपनी रोज की डायरी में इसने लिखा था कि बी एंड सी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब आगे जाके ए जो है, जो हमारे सर्वेंट है, इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो ए की स्टेटमेंट थी उसकी डायरी में, ये बी और सी के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमको बताता था। तो यहाँ पे जो ए की स्टेटमेंट उसकी डायरी में, इसको आप रिलेवेंट मान लोगे, बिकॉज दिस एक्चुअली थ्रोज लाइट अपॉन द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप जो होते हैं हमारे, उनके बारे में बात हुई है। साथ में मैरिज और अडॉप्शन वाले जो रिलेशन होते हैं, उनके बारे में भी बात यहाँ पे हुई है। ओके, अब क्लॉज 6 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे भी हमारे रिलेशन की ही बात हो रही है। क्लॉज 5 में भी हमने वही देखा था कि वहां पे रिलेशन की बात हो रही थी, एंड क्लॉज 6 में भी वही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिसीज लोगों के बारे में ही बात हो रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इसने अपने विल में लिखा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, बी और सी। ओके, अब आगे जाके बी बोलता है कोर्ट पे कि सी तो मेरा भाई है ही नहीं। अब यहाँ पे सी ये चीज प्रूव कर सकता है कि ए ने अपने विल में ये चीज लिखी थी कि बी और सी मेरे 2 बच्चे हैं। ओके, तो यहाँ पे ए की जो स्टेटमेंट है, जो उसने अपने विल में लिखी थी, ये वैलिड हो जाएगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, एक ही टूम स्टोन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी और सी उसके 2 बच्चे हैं। ओके, ये जो
टूम स्टोन पर लिखा हुआ है, ये फैक्ट भी हमारा रेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे, और इससे हमको बी और सी के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है फैमिली पोर्ट्रेट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी, इनकी एक फैमिली फोटोग्राफ थी जिसमें बी और सी दोनों भाई नीचे बैठे थे एंड ए और उसकी जो वाइफ है डी ये ऊपर खड़े हुए थे। तो ये जो फैमिली फोटोग्राफ है इससे भी हमको पता लगता है कि एक्चुअली में जो हमारे बी और सी हैं ये भाई हो सकते हैं। तो यहाँ से भी हमको रिलेशन के बारे में पता लगता है। ओके, अब क्लॉज 7 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे विल और नीड के बारे में बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने हमने विल बनाई है एंड विल में इसने लिखा था कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो बी के नाम में करता हूं बिकॉज बी जो है इसने मेरी बहुत ज्यादा देख रेख करी थी। अब बी जो है उसका ऐसे कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, जो बी है वो तो एक ही नर्स थी। अब आगे जाके जब ए की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है इसको हम बी के नाम नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी तो हमारी होगी बिकॉज हम ए के बच्चे हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में जो भी स्टेटमेंट ए ने अपने विल में लिखी थी वो हमारी वैलिड हो जाएगी एंड दैट विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे बी जो है वो कोर्ट में बोल सकती है कि ए ने तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी एंड विल को वो एज अ पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ए ने अपनी विल में लिखा था दैट विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। ओके, सेम रूल अप्लाई होगा गिफ्ट डीड्स के ऊपर भी। अब सपोज ए ने कोई गिफ्ट डीड बनाई थी, उस गिफ्ट डीड में भी उसने ऐसा बोला था कि सारी की सारी जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं बी को गिफ्ट करता हूं, और आगे जाके ए की डेथ हो जाती है। तो जो गिफ्ट डीड है इसको भी आप रिलेवेंट मान लोगे क्लॉज 7 के अंदर। ओके, अब क्लॉज 8 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है स्टेटमेंट्स बाय नंबर ऑफ पर्संस। इसके बारे में क्लॉज 8 हमें बोलता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें ये बी को डिफेम कर रहा है। पेंटिंग में ये बी को डिफेम कर रहा है। अब इस पेंटिंग को देखने के लिए कुछ लोग ए की शॉप के अंदर आते हैं। ओके, एंड वो उसकी पेंटिंग को देखते हैं। अब आगे जाके बी जो है वो ए के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस कर देता है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो भी वो ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जिन्होंने उस पेंटिंग को देखा था उनके जो ओपिनियंस हैं वो हम क्लॉज 8 में रिलेवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी और ई दो लोग थे जिन्होंने उस पेंटिंग को देखा था और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इस पेंटिंग में ए जो है वो बी को डिफेम कर रहा है। अब आगे जाके डी और ई की डेथ हो जाती है, तो जो भी इनकी डायरी में उन्होंने लिखा था इसको आप क्लॉज 8 में रिलेवेंट कर सकते हो। और जो डेफेमेशन का केस चल रहा है इसमें डी और ई की जो डायरी वाली स्टेटमेंट है इसको आप रिलेवेंट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 8 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 27 के ऊपर हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये एक विटनेस था बी के केस में। अब बी जो है इसको सी ने रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया था। सी ने बी को यहां पे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया था। अब आप देखोगे जो हमारे न्यू आईपीसी है वहां पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट हमको गिवन है, और जो यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये टॉर्ट भी है। तो यहाँ पे बी ने 2 केस फाइल करे हैं। एक केस इसने क्रिमिनल केस स्टार्ट कर दिया है एफआईआर दर्ज करके, एंड साथ में इसने एक सिविल टॉर्ट का केस भी फाइल कर दिया है। अब जो ए विटनेस है हमारे, ये जो क्रिमिनल केस है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो क्रिमिनल केस है उसमें जो विटनेस है ये आते और अपनी टेस्टिमनी दे देते। ये बोलते कि हाँ एक्चुअली में बी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया था। अब आगे जाके ये जो है इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है, प्रॉपर तरीके से इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है, एंड इसके बाद ये जो है हमारे ये वापस अपने घर चले जाते हैं। अब आगे जाके ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। ओके, और जो बी ने सिविल केस फाइल किया था, जो टॉर्ट का केस फाइल किया था,
इसमें ये वापस अब नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नो मोर। अब सेक्शन नंबर 27 बोलता है कि जो ए ने हमारे क्रिमिनल केस में टेस्टिमनी दी थी, इस टेस्टिमनी को आप वैलिड मान लोगे, एंड जो हमारा सिविल केस चल रहा है टॉर्ट का, इस केस में भी आप वो टेस्टिमनी यूज कर सकते हो। तो दैट टेस्टिमनी विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट इन दैट सिविल केस। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 27 बोलता है। अब यहां पे हमको एक चीज याद रखनी है कि जो ए की टेस्टिमनी है, हमारे एग्जाम्पल में जो ए है, जो विटनेस है, इसकी टेस्टिमनी है, इसको आप तभी रिलेवेंट मानोगे आगे जाके जब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया होगा। अगर ए का जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्रिमिनल केस था उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो ए की टेस्टिमनी आप सिविल केस में आगे जाके यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हमको याद रखना है सेक्शन नंबर 27। अब सेक्शन नंबर 28 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात हुई है। अब सपोज एक पर्सन है, ये अपनी शॉप चलाता था, कि शॉप थी सपोज ग्रोसरीज की। अब जो भी शॉप में ट्रांजैक्शंस होती थी उसका एक रिकॉर्ड बनाता था ए, उसको वो रिकॉर्ड में लिखता था कि आज मेरी दुकान से ये चीज गई है एंड इसके मेरे को इतने पैसे मिले। अब ए अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखता है कि आज मैंने बी को 1,000 रुपए की चीज बेची है, लेकिन बी ने मेरे को इसके पैसे अभी नहीं दिए। ओके, यानी बी ने उधारी करके मुझसे ये चीज अभी ली है। अब आगे जाके ए जो है इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो ए के बच्चे हैं ये बी के ऊपर अब सूट फाइल करते हैं बिकॉज बी अब 1,000 रुपीज वापस नहीं कर रहा। तो यहां पे ए ने जो भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में चीज लिखी थी कि बी को मैंने 1,000 रुपए की चीज बेची है, तो ये जो भी उसने लिखा था ए ने, इसको आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड ये जो भी बुक ऑफ अकाउंट है दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। तो जो बी के बच्चे हैं वो इस बुक ऑफ अकाउंट को आगे जाके कोर्ट में पेश कर सकते हैं एंड वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे फादर ने लिखा था कि बी को उसने 1,000 रुपीज की चीज बेची थी, एंड दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ओके, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 28 में जरूरी नहीं है कि ए की डेथ हो। सपोज ए की डेथ नहीं हुई थी, ओके, एंड आगे जाके इसने बी के ऊपर सूट फाइल की है कि बी ने मुझसे 1,000 रुपए की चीज ली थी और अब पैसे हमको नहीं दे रहा। अब यहाँ पे ए जो है वो खुद अपनी बुक ऑफ अकाउंट लेके आएगा और वो कोर्ट को बोल सकता है कि इस बुक ऑफ अकाउंट में मैंने लिखा था कि बी को मैंने 1,000 रुपए की चीज बेची थी जिसके पैसे मेरे को वापस नहीं मिले थे। तो ये बुक ऑफ अकाउंट यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 29 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे हमारी पब्लिक रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में बात हुई है। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी रिकॉर्ड बनाता है तो ये जो भी पब्लिक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ये रिलेवेंट फैक्ट हमारा होगा। आगे जाके अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट में आप इस पब्लिक रिकॉर्ड को यूज कर सकते हो। दिस पब्लिक रिकॉर्ड विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 30 के ऊपर। यहाँ पे मैप्स और चार्ट्स के बारे में बात हुई है जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनवाता है। सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने एक किसानों की जमीन जो है इसका मैप बनाया था कि इस जमीन के ऊपर इस किसान का अधिकार है एंड इस जमीन के ऊपर इस किसान का अधिकार है। अब आगे जाके दो किसान जो है उनके बीच में लैंड को लेके लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे जो भी मैप स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है लैंड को लेके, ये मैप आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके यूज कर सकते हो। दिस मैप विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट बिकॉज इस मैप में लिखा हुआ है कि कौन सी जमीन कौन से किसान को बिलोंग करती है। तो सेक्शन नंबर 30 में आप इस मैप को रिलेवेंट कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 31 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट है, कोर्ट को समझ नहीं आ रहा है कि इस केस में मेरी जुरिस्डिक्शन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट जो है उसको रेफर कर सकता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक्ट बनाया है सीपीसी में लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन होगी। तो यहाँ पे जो भी सीपीसी में लिखा है दैट विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। कोर्ट यहाँ पे सीपीसी को रिलेवेंट फैक्ट मान लेगा एंड उसके बेसिस पे वो आगे जाके अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 32 के ऊपर हम आते हैं। इसमें फॉरेन लॉज के बारे में बात हुई है। सपोज इंडिया में केस चल रहा है जिसमें क्वेश्चन उठता है कि इंग्लैंड में
आर्बिट्रेशन के ऊपर क्या लॉ है। तो यहाँ पे जो भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट है जिन्होंने बेयर एक्ट पब्लिश करी ऑफिशियल, वो ऑफिशियल बेयर एक्ट यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने आर्बिट्रेशन के ऊपर जो ऑफिशियल बेयर एक्ट पब्लिश करी हुई है वो ऑफिशियल बेयर एक्ट सेक्शन नंबर 32 के अंदर रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। और जो हमारी इंडिया में केस चल रहा है उसमें आप इस बेयर एक्ट की कॉपी को यूज कर सकते हो एज अ रिलेवेंट फैक्ट। ओके, अब सेक्शन नंबर 33 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ये रोज डायरी को मेंटेन करता था। अब इसने डायरी में सुसाइड नोट लिखा अपना, एंड इसको लिखने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे 33 हमारा बोलता है कि जो डायरी में बाकी की चीजें लिखी थी वो हमारा रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। जो सुसाइड नोट है बस वही हमारा यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो हमको चीज याद रखनी है कि जो एक सुसाइड का केस चलेगा आगे जाके, उस केस में पूरी की पूरी डायरी जो है वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगी, सिर्फ सुसाइड नोट जो है उसका वही रिलेवेंट फैक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 33 बोलता है।